इंटरनेट इशू था। मैंने क्लास को रिकॉर्ड किया था, नहीं किया था, असल तो इशू ये है। ऐसा आपने रिकॉर्ड किया था? रिकॉर्ड किया था तो सर वो मुझे नहीं डोंट वरी, यू विल गेट इट इंशाल्लाह। मुझे जरा मिड ऑफ द वीक में याद दिला देना अगर नहीं मिले तो। ठीक है सर। वो एनआईटी की पॉलिसी है, यू नीड टू गो बाय पॉलिसी। वो आपको एक दफा एक्सेस देंगे 3 आवर्स के लिए। सर मैंने उनको काफी दफा मेल की थी लेकिन मुझे अब तक एक दफा भी एक्सेस नहीं मिला है। आई चेक विद एनआईटी यूनिवर्सिटी के व्हाट इज द इशू, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड होके उन्हीं के पास जा रहा है। ये जो जी सूट का सिस्टम ऐसा ही है, तो आई चेक के क्यों नहीं आ रहा है आपके पास। और भी कोई इशू है? जी सफरीना, यू वांट टू से समथिंग? इफ यू डोंट वांट टू से समथिंग तो फिर आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए। अली रजा, आप भी ऑफ कर दीजिए अपना माइक। ओके सर, थैंक यू। वहीं पे वॉलेट। हाँ सही है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरी बेगम मेरा कितना ख्याल है। हाँ तेरे क्या हुआ जी, बोले? सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कोर्स कर लेना। क्या कर लूँ मैं? क्योंकि अभी आइडिया नहीं था। क्विज कल की क्लास में रखते हैं। हाँ वो असलम साहब हमारे वो है इसके फोकल पर्सन और मेरे बहुत सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं सर। गुस्से में आ जाते हैं अगर मैं टाइम पे ना लूँ प्रेजेंटेशन। अच्छा सर से पूछता हूँ, अगर सर इजाज़त दे देंगे तो फिर ऐसा कर लेंगे। असल में लास्ट वीक आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो अनाउंस करने चाहिए थी नहीं की है। लेकिन क्विज का मतलब होता है अनअनाउंस्ड। ओके, ये तुम लोग अब बड़े हो जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो। अच्छा जी। यू कैन सी दिस, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं? हेलो? नो सर। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की। लेट मी डू दैट, लेट मी स्क्रीन डू शेयर दैट। करें। ओके डोंट वरी। प्रेजेंट नाउ, enter the screen. Now you can see the screen. Okay, यस सर। you can see this Mallard. यस अच्छा, एक छोटी सी वीडियो है, ये आप देखिए। फिर ये चूंकि डिस्कशन के दौरान ये चीज़ आएगी तो वहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। आप ये वीडियो एक डेढ़ मिनट की है, इसे आप देखिए। जहर सलीम की लाइट चली गई है और जहरा जबीन ड्राइव कर रही है ऑफिस में।
हाँ वो जो अलमारी है उसमें वो जो दवाओं की सर अलमारी तो नहीं रखा हुआ अंदर स्टोर में। सर जी ये आपने देख लिया। यस सर देखिए सर, उजैर सलीम की लाइट चली गई है हाँ और जहरा जबीन ड्राइव कर रही हैं, ऑफिस से वापस आ रही हैं वो। तो मोबाइल पे सुन लें भाई। सर ड्राइव कर रही हैं वो, ड्राइव। तो ड्राइव करते हुए सुनना मना है क्या? सर नेट नहीं होगा। मोबाइल पे आजकल नेट नहीं होता लोगों के पास। सर इसका मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आप ये वीडियो देख लिए। वीडियो हम अपने जहाँ पे प्रॉपर टाइम आएगा वहाँ पे हम इसे डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस, ये दोनों पार्ट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में। यार ये जब मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ना उसके बाद जो ज्वाइन करते हैं दे एक्चुअली डिस्टर्ब मी। इनके लिए क्या हाल है? आ गया। ऑर्डर मींस कस्टमर जब किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको किसी एग्रीड प्राइस के ऊपर एग्रीड टाइम के ऊपर कहता है कि जनाब ये प्रोडक्ट आप मुझे इस प्राइस पे इस डेट तक सप्लाई कर दें, तो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर। और ऑर्डर मैनेजमेंट अब एक बहुत बड़ी यानी कि क्रिटिकल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर मैनेजमेंट का ताल्लुक कस्टमर सर्विस से, और कस्टमर सर्विस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इस चैप्टर के अंदर कस्टमर सर्विस का वो एस्पेक्ट दिखाया गया है या एक्सप्लेन किया गया है जिसमें यू आर टचिंग द कस्टमर बट आफ्टर सेल सर्विस वगैरह उसमें शामिल नहीं है। आई मीन यानी उसको डिस्कस नहीं किया। ऑफकोर्स वो भी कस्टमर सर्विस का हिस्सा है। तो ज़्यादातर उसको जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो ऑर्डर मैनेजमेंट के हवाले से किया गया। और ऑफकोर्स ये बात भी आप लोगों को समझना चाहिए, आपकी सप्लाई चेन की ये पहला कोर्स है इसमें पीजीडी में, कि बेसिकली इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सप्लाई चेन और मार्केटिंग के दरमियान कशमकश चल रही है। और मार्केटिंग चूंकि अप टू एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर सका है ख़ासतौर पर रिसेशंस वगैरह में, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेवी लॉसेस हुए हैं, तो इस वजह से कि प्रोजेक्शंस उनकी ओवर ऑप्टिमिस्टिक होती है और फिर मार्केट उस लिहाज से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। ये उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हैं अपने प्रोडक्शन को और मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन वो ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो अब मार्केटिंग पीपल आर लूजिंग ग्राउंड्स और सप्लाई चेन उसको अब टेकअप कर रहा है। एक्चुअली सप्लाई चेन का पास्ट में फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड था। कुछ फंक्शन जो है वो मार्केटिंग वाले उसमें से करते थे, फॉर एग्जांपल ऑर्डर मैनेजमेंट। कुछ फंक्शन जो है वो उसको फाइनेंस वाले करते थे, उसमें से कुछ उसका जैसे रिकवरी वगैरह या बिल रेजिंग इनवॉइसिंग ये सारी चीज़ें। और कुछ जो है पोर्शन अलग से एक वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता था जिसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी इतनी ज़्यादा, तो वेयर हाउस करता था। तो इस तरीके से, और प्रोडक्शन एक अलग फंक्शन था। अब ये सारे इंटीग्रेट होकर के इवन परचेजिंग भी इसमें इंक्लूड करके ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बन के एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहले मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव एज था, इसलिए मार्केटिंग के लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया करती थी ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग के फंक्शन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी। अब चूँकि कॉम्पिटिशन बहुत स्टिफ हो गया है, तो डिसीजन इज बिटवीन सप्लाई चेन्स, अमंग सप्लाई चेन्स। तो उसमें अब सप्लाई चेन इंटीग्रेट होकर के पिछले 30 साल में एक बहुत बड़ा एक इंटीग्रेटेड फंक्शन बन गया है, अलाइंड विद द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से आपको सप्लाई चेन को की रोल मिल रहा है, और देयर इज़ ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे वो सप्लाई चेन से बनेंगे। तो ये इस लिहाज से इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है कि उसके स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को इसमें डिटेल से डिस्कस किया गया। तो बेसिकली ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस का आपस में क्या ताल्लुक है? बेसिकली जब ऑर्डर सही मैनेज कर रहे होते हैं तो आप 100% कस्टमर सर्विस कर रहे हैं, यानी उसको टाइमली डिलीवर भी कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर राइट प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई रॉन्ग डिलीवरी नहीं है, उसके अंदर राइट टाइम पे दे रहे हैं और अच्छी प्राइस पे दे रहे हैं। तो ये कस्टमर सर्विस, उसका मतलब है कि आपका बहुत अच्छी है।
तो आप कस्टमर सर्विस कैसी होना चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए, इसकी कॉस्ट क्या आती है, उससे आप ऑर्डर कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो और फिर सर्विस पे जाहिर है आपको कॉस्ट आती है। अब सर्विस पे जो कॉस्ट आती है आप उसे कैसे रिकवर कर रहे हैं, यानी फेयर तरीके से रिकवर करने का तरीका तो ये है कि जो कस्टमर आपका सर्विस ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है उससे आपको ज़्यादा पैसे लेने चाहिए, और जो जो कस्टमर आपकी कम सर्विस यूटिलाइज कर रहा है उससे आपको कम पैसे लेने चाहिए। एंड वाइस वर्सा कि अगर जो कस्टमर लो प्राइस का लो वॉल्यूम खरीद रहा है, स्मॉल क्वांटिटी खरीद रहा है, तो उसको आपको कम सर्विस देनी है, और जो लार्ज क्वांटिटी परचेज कर रहा है उसको आपको ज़्यादा सर्विस देनी है, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कस्टमर है, ज़्यादा रेवेन्यू का वैल्यू वहाँ से आ रहा है। इस सर्विस कॉस्ट को आपने रिकवर करना है। देखिए बिजनेस की जितनी भी कॉस्ट आती हैं वो सब आप अल्टीमेटली एंड यूजर से ही रिकवर कर रहे होते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर से ही रिकवर कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में यू नीड टू कैलकुलेट इट। लेक्चर रिकॉर्डिंग पे तो है? अच्छा ये पुरानी बात है, नहीं? अच्छा तो ऑर्डर मैनेजमेंट के दो फेजेस हैं। पहला फेज है इन्फ्लुएंस द ऑर्डर एंड सेकंड फेज है एग्जीक्यूट द ऑर्डर। ये ऑर्डर जब आपके पास आता है तो अगर आप ऑर्डरिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें, यार ये क्या मसला है, कौन है ये, जान से बात दूंगा इसको। तो सबसे पहली चीज जो आप करते हैं कि यू इन्फ्लुएंस द ऑर्डर। इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं कि जनाब आप ऑर्डर्स कस्टमर कैसे प्लेस करेगा, क्योंकि आपकी जो ऑफरिंग है वो डिफरेंट एसक्यूज पे, इसके यूज पे मुश्तमिल है, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। लीटर का पैक भी है, फिर 10 लीटर का पैक है, फिर 100 लीटर का पैक है, इस तरह से जिस तरह भी आपने अरेंज किया हुआ है। अब कस्टमर को 50 लीटर चाहिए तो आप वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको 100 लीटर का पैक है। उसके लिए क्या होगा, 100 लीटर का पैक ओपन करें, उसको किसी और डब्बे में डालें, फिर आप प्रोवाइड करें। दिस विल कॉस्ट ए लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर इतनी लेबर इन्वॉल्व है, इतना चीज़ों को मैनेज करना इन्वॉल्व है, इसमें मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। फिर ऑयल खोल दिया तो कंटेमिनेट हो सकता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पॉलिसीज़ रखती हैं ऑर्डर के मुतालिक, और वो उस ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को बताती हैं कि जनाब आप 1 लीटर, 10 लीटर और 100 लीटर में या 208 लीटर तक में आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और पैकेजिंग में ऑर्डर नहीं कर सकते, बिकॉज वी प्रोवाइड दिस इन दीज पैकेजिंग। तो या ये कि हमारे पास क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी पे आप परचेज करेंगे तो यू कैन एंजॉय दिस डिस्काउंट, और अगर आप इन महीनों में इन करेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल जाएगी, दैट इज़ नोन। और जो पीक मंथ्स होते हैं उसमें कम प्राइस मिलेगी। तो आप बेसिकली ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने के लिए जाहिर है कि आपका जो सेल्स पर्सन होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है कि वो ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करे। तो जकी तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से, अभी क्यों आए हो? वही इस मसला होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा, अब इसका क्या जवाब दे आदमी, बीच में बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ मैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्डर में। बाद ऑर्डर्स आपके पास अवेलेबल टू डिलीवर होते हैं, बाद ऑर्डर्स आपके पास अवेलेबल टू प्रॉमिस होते हैं कि भाई ये ऑर्डर अभी आया तो नहीं है, आपके पास स्टॉक में नहीं है, पार्शियली है पार्शियली नहीं है, तो आप उसको, लेकिन आपको पता है कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में है या आपके वेंडर ने उसको, यार इस तरह मैं कैसे पढ़ाऊंगा यार। तो तो आप बहुत सारे तरीकों से ऑर्डर को जो कस्टमर ऑर्डर करता है उसके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, और इस तरह आप डिमांड को इवन भी कर सकते हैं।
तो जब डिमांड इवन हो जाती है तो आपके लिए उसकी प्रोडक्शन, उसकी वेयर हाउसिंग, उसकी डिलीवरी, ये सब चीज़ें प्लान करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको इन्फ्लुएंस प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो डिमांड अनइवन हो जाएगा और पीक सीजन में इतना ज़्यादा आउट हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दैट। तो उसमें फिर आपका स्टॉक आउट हो सकता है या स्टोरेज ज़्यादा हो सकती है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो पहली चीज़ जिसको आप अच्छी तरीके से फेज़ 1 में करें कि आप ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करें, और ऑर्डर को इन्फ्लुएंस जितना अच्छे तरीके से कर सकेंगे आप, जिसमें प्राइस भी है, जिसमें क्वांटिटी भी है, जिसमें क्वालिटी भी है, और जो भी पैरामीटर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपने ऑर्डर को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉनिकली भी रिसीव कर सकते हैं, मैनुअली भी रिसीव कर सकते हैं। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे वेंडर्स जो हैं अपने कस्टमर के EDI के साथ अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस, जिसमें वो डायरेक्ट ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं अपने पास। यानी वेयर हाउस में उनके पास जब वो ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे आ जाता है तो वो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर कर देते हैं, और वो फिर वो उसके लिए उनको देखना होता है कि भाई हम सेफ्टी स्टॉक कितना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो वेंडर है, ये हमें कितने दिनों में प्रोडक्ट दे देता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको इनको पता है कि ये वेंडर हमें 10 से 15 दिन में प्रोडक्ट दे देता है, तो लोग नॉर्मली 15 दिन या 20 दिन का स्टॉक रखते हैं, ताकि जब हम ऑर्डर करें, यानी मिनिमम स्टॉक उनके पास 15 दिन का होता है। जब 15 दिन का स्टॉक रह जाता है तो वो फिर ऑर्डर कर देते हैं, विच इज़ रिसीव्ड मैक्सिमम इन 15 डेज और मिनिमम इन 10 डेज। तो इस लिहाज से वो अपनी सेफ्टी इन्वेंट्री को मेंटेन भी कर रहे होते हैं, ताकि अगर आपके वेंडर के पास कोई स्ट्राइक हो जाए या वो ऑर्डर को फुलफिल ना कर सके टाइमली, तो या ये कि 15 दिन लगते हैं उसको भेजने में, मेरे पास ऑर्डर पहुंचने में, तो आई शुड कीप 15 डेज स्टॉक। तो इसी पे भी डिपेंड करता है, इसकी रिलायबिलिटी पे भी डिपेंड करता है वेंडर के, कि वेंडर कितना रिलायबल है। अगर वेंडर रिलायबल नहीं है तो फिर वो ज़रा ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, और वेंडर रिलायबल होता है कि भाई इतने दिन में दे देते हैं तो इतना सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। और ज़ाहिर है वेंडर जब रिलायबल नहीं होगा तो एक वक्त आएगा कि उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ कर उसको फारिग कर देंगे। तो वेंडर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिलायबल, क्योंकि उनका पूरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो सब डिपेंडेंट हो रहा होता है कि वेंडर कितना टाइमली प्रोडक्ट देता है, करेक्ट प्रोडक्ट देता है, राइट क्वालिटी की प्रोडक्ट देता है। ठीक है, बहुत गलत शिपमेंट आ गई आपके पास तो वो तो आपके लिए बेकार है, वो वेंडर वापस तो लेगा लेकिन फिर दोबारा जो शिपमेंट आपके पास भेजेगा दैट में टेक अनदर 15 डेज। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वेंडर की पास हिस्ट्री, परफॉर्मेंस को देखते हुए कस्टमर अपना इन्वेंट्री सेट करता है। तो उसके बाद जब इन्वेंट्री ऑर्डर फुलफिलमेंट का वक्त आता है, जब ऑर्डर दे रहा है वेंडर, तो वो इन्वेंट्री पॉलिसी होती है। उसकी इन्वेंट्री पॉलिसी क्या होती है कि कितना स्टॉक में है, कौन कौन से वेयर हाउसेस में है, और उसके बाद कितना अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक से दे सकता है, कितना जब उनके पास आएगा बंद करके मैन्युफैक्चरिंग से या उनके वेंडर से, तो वो सप्लाई करेंगे। तो इसके हिसाब से वो डिलीवरी डेट देते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। ऑर्डर शिपमेंट में इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट, कौन से ट्रांसपोर्ट मोड यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मोड्स हैं, वो जो है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो और जाहिर है कि ट्रांसपोर्ट का वो वाला मोड पिक किया जाता है जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो और टाइमली डिलीवर कर सके। आपके पास ऑप्शंस हैं, बाय रोड है, बाय सी है, बाय एयर है, उनमें भी फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो बाय कुरियर भी है, जो लो वेट के आइटम्स होते हैं, हाई वैल्यू के आइटम्स हैं, वो बाय फेडेक्स भी भेजते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिससे आप ऑर्डर शिप करते हैं। फिर ऑर्डर शिपमेंट का पूरा एक प्रोसेस होता है, क्योंकि आपने जो ऑर्डर शिप किया है तो उसके फॉर एग्जांपल अगर मुल्क से बाहर है तो उसके शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पहुंचने चाहिए आपके कस्टमर के पास, ताकि वो टाइमली कस्टम से उसे रिलीज़ करा सके। तो उसके लिए आप एडवांस शिपमेंट नोटिस भेज देते हैं कि जनाब एक्सपेक्टेड है इस डेट पे जहाज़ आपके पास आएगा। तो आप अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर कर लेते हैं कस्टमर के, किस तरह से रिसीव करेगा, किस तरह वेयर हाउस में मैनेज करेगा। तो ये दो पार्ट हैं बेसिकली ऑर्डर मैनेजमेंट के। सबसे पहला पार्ट है इन्फ्लुएंस द ऑर्डर। ये ऑर्डर अगर आपने के साथ मिल करके कस्टमर ने बनाया है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूट द ऑर्डर।
उसके बाद जो चीज़ डिस्कस की गई है, यानी शुरू में आपकी किताब में चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तसरन डिस्कस कर लिया गया, फिर उस डिस्कशन को फैलाया गया। तो कस्टमर सर्विस की जो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है कि एनीथिंग दैट टचेस द कस्टमर इज कस्टमर सर्विस। जैसे मिसाल के तौर, और ये इन्होंने सप्लाई चेन की पर्सपेक्टिव में कस्टमर सर्विस को डिफाइन किया है कि सप्लाई चेन की पर्सपेक्टिव में ये चीज़ें कस्टमर सर्विस में, दैट इनफैक्ट इंफॉर्मेशन फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो एंड कैश फ्लो, ये 3 फ्लोज होते हैं। आप लोगों ने पहले भी सप्लाई चेन में पढ़ा है कि सप्लाई चेन के अंदर 3 फ्लो होते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो दोनों डायरेक्शन में होती है, प्रोडक्ट फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। नॉर्मली कस्टमर की तरफ जाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट हो जाता है या खराब क्वालिटी का होता है, या ये एक्सेस क्वांटिटी होती है तो वो वापस भी होता है। तो इसलिए दोनों तरफ ये ट्रैवल कर सकता है प्रोडक्ट। कैश नॉर्मली जो है वो वेंडर से कस्टमर तक, कस्टमर से वेंडर की तरफ जाता है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने कहा कि एक्सेस क्वांटिटी जो है वो रिटर्न होती है, तो एक्सेस क्वांटिटी जो है रिटर्न से क्या मुराद है? अगर कोई दूसरे कंट्री के अंदर यानी कि कार्गो एक्सपोर्ट हुआ है तो वहाँ से क्या रिटर्न होगी क्या? वो उसका मैं बता देता हूँ। होता ये है कि उसने 100 kg कहा, आप समझे कि वो 200 kg है फॉर एग्जाम्पल, गलती से एंट्री हो गई और आपने 200 kg भेज दिया, तो 100 kg तो कस्टमर के किसी काम का नहीं है। उस अगर आउट ऑफ कंट्री नहीं भेजी है तो वो तो उसे रिटर्न कर देगा, आप उस रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फ्यूचर आप कहेंगे क्वांटिटी में एडजस्ट कर लेना, अगर आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग है तो उसके ऊपर नेगोशिएट होता है। ठीक है सर अगर ये वहाँ से रिटर्न होगी फॉरेन कंट्री से तो वो ज़्यादा जो है वो मैं बता रहा हो हूँ जाएगी। फॉरेन कंट्री से रिटर्न करना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान में री एक्सपोर्ट करना के इतना कम्बरसम प्रोसीजर है कि री एक्सपोर्ट तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपको वो जो सप्लायर है वो कहता है कि भाई इस प्रोडक्ट को तुम 50% कॉस्ट पे ले लो या फ्री ले लो, फिर अगर उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती है, क्योंकि वो वापस लेना इज़ मोर कॉस्टली। तो वो लेकिन विद इन कंट्री आप वापस ले लेते हैं, वो फिर किसी और को सप्लाई कर देते हैं। विद इन कंट्री तो आप विद इन बाउंड्री है एक ही लीगल फ्रेमवर्क के, वो इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन आउटसाइड कंट्री में जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, रॉन्ग प्रोडक्ट भी सप्लाई हो जाता है, तो उन्होंने मांगा कुछ, इन्होंने भेज कुछ और दिया, तो उस सूरत में उसे निगोशिएट करते हैं वो कि भाई ये कर लो, ऐसे कर लो। तो ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा। री एक्सपोर्ट इज़ नॉट ए क्वेश्चन इन पाकिस्तान, तो री एक्सपोर्ट तो इज़ कम्बरसम। तो या वहाँ का उनका वेंडर वापस ले लेता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो निगोशिएट होकर के उसे फाइनलाइज किया जाता है। ये गलती है। जब गलती किसकी तरफ से, गलती जो है वेंडर की तरफ से, तो वेंडर हैज़ टू पे द कॉस्ट ऑफ दिस मिस्टेक। अगर उनको ऑर्डर प्लेसमेंट में उन्होंने कोई गलती की है कस्टमर ने, तो कस्टमर हैज़ पे टू दैट फॉर दैट कॉस्ट। गलत ड्राइंग दे दी कस्टमर ने, वो उन्होंने गलत ड्राइंग के मुताबिक सप्लाई कर दिया, तो सप्लाई तो सही हुई है, गलती कस्टमर की है। तो ये चीज़ें आमतौर पे इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, 2% या 10%, उसको आप नेगोशिएट करते हैं कि ठीक है जनाब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये नेगोशिएट होती है और उसका कोई हल नहीं। बट विद इन कंट्री आपको सप्लाई रिटर्न करना ये सब आसान होता है। सर आपने कहा कि रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई हो जाए, तो मेरा ख्याल हाँ से रॉन्ग प्रोडक्ट तो खैर मुश्किल है, हाँ उसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हो सकती हैं कि कोई नहीं चीज़ नहीं, राव पूरा स्पेयर पार्ट गलत आ जाता है यार। वो कंपनी जो हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बना रही है, ड्राइंग ही गलत भेज दी फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता है, तो ड्राइंग ही गलत भेज दी। मैकेनिकल सील मंगानी है, जो मैकेनिकल सील उनको चाहिए, आपने अपने हिसाब से जो ड्राइंग भेजी वो गलत ड्राइंग भेज दी, किसी और पंप की भेज दी, आप समझे कि इस पंप की है। ये सब गलतियां इंसान, ह्यूमन एरर होता है या नहीं होता है? तो ये तो मैंने खुद ऐसे मिस्टेक्स देखी हैं। तो वो फिर आपको जब देखना पड़ता है कि भाई ये किसकी गलती से हुआ है, ट्रैक किया जाता है उसको, उसके मुताबिक उसे नेगोशिएट कर लिया जाता है। राइट यार, ये इतना बड़ा काम किया हुआ मुझे। एहसान अहमद, आप इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं है। एहसन, ओके। तो ये जो भी और कस्टमर सर्विस के इसीलिए लेवल्स मुकर्रर किए जाते हैं कि उसमें कितने % क्वालिटी या क्वांटिटी या इस तरह की दूसरी मिस्टेक्स हो सकती है। बहरहाल वो अभी हम अपने जगह पे और इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।
तो कस्टमर सर्विस के अंदर कहते हैं वो वहाँ जहाँ पे आप कस्टमर को टच कर रहे हैं वहाँ पे आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डर है, चाहे उनको डिलीवरी है, या चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन है, ये भी कस्टमर सर्विस है। और प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है जो कि वारंटी क्लेम में आता है तो वो सब, ये सब चीज़ें कस्टमर सर्विस में शामिल है। अब कस्टमर सर्विस को जो है ऑर्गेनाइजेशंस कैसे लेती हैं? देखिए पुराने ज़माने में अगर आप देखें ना, ऐसे 40-50 साल पहले, तो कस्टमर सर्विस कोई इतनी ज़्यादा एम्फेसिस था ही नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बेचता था, बिक जाती थी, और बाद में फिर लोग जो है वो उसको खुद रिपेयर करा लें, या बहुत मिनिमम फैसिलिटी होती थी, इतने उसके ऊपर तवज्जो नहीं थी। तो कस्टमर सर्विस का जो अब रिवाज आया है वो बेसिकली दूसरे सेक्टर्स को देख करके आया है। जैसे मिसाल के तौर पे बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर सर्विस काफ़ी पुराना है, होटल्स में, एयरलाइंस में कस्टमर सर्विस काफ़ी पुराना है। और कस्टमर सर्विस में वो ये करते हैं कि वो पे करते हैं, उन कस्टमर्स को पैम्पर करते हैं और उनको लॉयल रखने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एयरलाइन वाले आपको माइलेज प्रोग्राम देते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले आपको एयरपोर्ट्स पे लाउंज में क्लब सर्विस देते हैं, लाउंज की सर्विस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूज़र जो उनके क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसी तरीके से उनको डिस्काउंट्स मिलती हैं परचेजेस में। तो बैंक और एयरलाइन और होटल्स कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ कर रहे हैं, और ये कस्टमर सर्विस पे ही चलते हैं, क्योंकि कस्टमर जब किसी होटल से कंफर्टेबल हो जाता है तो वो उसकी प्रेफरेंस होती है कि उसी होटल की चेन में ठहरे। इसी तरीके से कोई आदमी अगर किसी एयरलाइन से कंफर्टेबल हो जाता है, उसको इत्तेहाद एयरलाइन अच्छी लगती है, तो वो हर बार कोशिश करता है कि उसको इत्तेहाद से ही मिल जाए टिकट, और वो इत्तेहाद से टिकट मिलता है तो उसके माइलेज ऐड होते हैं, उसकी बेसिस पे वो फ्यूचर में टिकट्स खरीद सकता है क्योंकि वो पैसे जमा हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमर को वो अपने साथ एंगेज कर लेते हैं अपने कस्टमर सर्विस के एक्सेलेंस की वजह से। तो इन लोगों की कामयाबी को देखते हुए और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कस्टमर सर्विस को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जैसे लेकिन सबसे पहले कस्टमर सर्विस को एक एक्टिविटी के तौर पे लिया जाता था कि भाई कस्टमर है, उसका जो ऑर्डर आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से टेक केयर करो, प्रॉपर तरीके से भेज दो, कोई गलती है तो उसको ठीक कर दो, इंस्टॉलेशन का इशू है तो इंस्टॉलेशन आपने अगर कोड किया है तो इंस्टॉलेशन भी कर दें, और अगर वो कस्टमर प्रोडक्ट को बैक कर रहा है तो आप उसको रिपेयर कर दें। इस तरह की सर्विस एक्टिविटी के तौर पे ली जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद लोग उसमें क्या होता था कि कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं होती थी, तो कस्टमर सर्विस में बहुत सारी गलतियाँ होती थी, रिपेयर तरीके से नहीं हो रही है, या काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी राइट क्वालिटी में नहीं पहुंच रही है, तो ये सब इश्यूज होते थे। क्यों? क्योंकि कस्टमर सर्विस को आप एक क्लरिकल एक्टिविटी के तौर पे लेते थे, उसमें स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं था। जैसे अभी मुझे हालिया दिनों में सैमसंग के कस्टमर सर्विस का तजर्बा हुआ, विच इज़ पैथेटिक इन पाकिस्तान। यानी उनके कोई कस्टमर सर्विस है ही नहीं, सिर्फ कस्टमर्स को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और कोई सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड नहीं करते। बिकॉज क्यों? क्योंकि कस्टमर सर्विस को उन्होंने एक एक्टिविटी के तौर पे लिया हुआ है। ये उनका कोई स्ट्रेटेजिक ड्राइव नहीं है कि कस्टमर को हम अगर अच्छी सर्विस देंगे तो आइंदा भी हमारे प्रोडक्ट के लिए लायल हो जाएगा, ये उनका नहीं, क्योंकि दे हैव टेकन दिस एज एन एक्टिविटी। उसके बाद जो उससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और कस्टमर सर्विस को परफॉर्मेंस मेजर बनाते हैं कि भाई कस्टमर सर्विस में हमें इन एरियाज में अच्छे स्कोर करना है, तो वो एक उनकी परफॉर्मेंस का मेजर होता है, और वो कस्टमर सर्विस को एज ए डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये कस्टमर सर्विस का एक डिपार्टमेंट है और इनको ये इस तरह से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है और दूसरी इंडस्ट्रीज में होता है कि कस्टमर सर्विस का एक कोशिश करते हैं कस्टमर्स को कम से कम शिकायत हो, तो वो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन जो एक तीसरी स्टेज है जिसमें कस्टमर सर्विस फिलॉसफी बन जाती है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकलकेटेड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह समझिए इसको कि अगर आप लोगों ने क्वालिटी को पढ़ा है तो क्वालिटी पहले एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, 2-3 आदमी आते थे प्रोडक्शन लाइन पे, प्रोडक्ट चेक करते थे, फिर वो कहते थे प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा, प्रोडक्शन रोक देते थे। तो ये एक एक्टिविटी हुआ करती थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पूरे जो आदमी मशीन को ऑपरेट कर रहा है वही क्वालिटी का भी रिस्पॉन्सिबल हो गया, प्रोडक्शन का भी रिस्पॉन्सिबल हो गया।
तो ये परफॉर्मेंस मेजर हो गया कि भाई मशीन भी सही मेंटेन रखे और प्रोडक्ट भी सही बनाए, क्योंकि प्रोडक्ट की अब जो जिम्मेदारी है वो उसी पे आ गई है जो मशीन चला रहा है। उसके बाद फिर उसको पूरे कस्टमर सर्विस को पूरी एक फिलॉसफी के तौर पे इम्प्लीमेंट किया गया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को एज ए फिलॉसफी के तौर पे लिया, जैसे टोयोटा ने किया। ठीक है, तो इस तरीके से जिस तरह क्वालिटी इस तरीके से चलते चलते पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक स्ट्रेटेजिक चीज बन गई जिसमें एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन क्वालिटी। बिल्कुल इसी तरह की ग्रोथ कस्टमर सर्विस में हुई है, एक एक्टिविटी से लेकर के वो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक ड्राइव बन गया, और कस्टमर सर्विस के एक्सीलेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस पहचानी जाती हैं। अब बहुत जैसे आपका मैकडोनल्ड इज ए गुड एग्जांपल। मैकडोनल्ड जिस तरह से क्यू मैनेज करता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टमर सर्विस। इसी तरीके से पिज़्ज़ा वाले ज़्यादातर कहते हैं कि वी विल डिलीवर यू पिज़्ज़ा इन 30 मिनट्स एल्स दिस विल बी फ्री। तो ये कस्टमर सर्विस की फिलॉसफी है पूरी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसके लिए काम करेगा तभी 30 मिनट्स में वो डिलीवर कर सकेंगे, वरना 30 मिनट्स में नहीं डिलीवर कर सकेंगे। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एज ए फिलॉसफी अडॉप्ट किया। तो ये फर्क होता है कि कस्टमर सर्विस को आप एक्टिविटी ले रहे हैं या ये कि एक डिपार्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं, या पूरा आप कस्टमर सर्विस को फिलॉसफी के तौर पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्बेड कर रहे हैं, एम्बेडेड हो जाता है, इनग्रेन्ड हो जाता है। जी, तो इस डिस्कशन जो अभी तक हमने किया है उसकी बेसिस पे ये एक आपके ग्राफ बनाया है, आपकी किताब के अंदर ग्राफ है, दैट इज बिटवीन ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के मुतालिक मैंने आपको बताया कि कस्टमर सर्विस को एक्टिविटी भी ले सकते हैं, परफॉर्मेंस मेजर भी ले सकते हैं, और पूरी एक फिलॉसफी भी ले सकते हैं। और इसी तरीके उससे पहले मैंने आपको बताया था ऑर्डर मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूट द ऑर्डर भी हो सकता है और इन्फ्लुएंस द ऑर्डर भी हो सकता है। तो फर्ज कीजिए कि अगर आप ऑर्डर मैनेजमेंट के एग्जीक्यूट द ऑर्डर के फेज में और एक्टिविटी के तौर पे लेते हैं, तो आपके पास ऑर्डर आता है, आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऑर्डर को अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो प्री ट्रांजैक्शन आप उसको कोड देते हैं, आप उसको साइजेस बताते हैं, आप उसको प्राइसेस बताते हैं, उसको आप क्वांटिटी डिस्काउंट बताते हैं। इस तरीके से आप ऑर्डर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो वो फिर है तो एक्टिविटी, लेकिन उस एक्टिविटी के अंदर आपने एक अच्छी बेहतर चीज़ की है कि ऑर्डर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस करने का ये फ़ायदा होता है कि बायर साइड पे भी गलती कम हो जाती है और सेलर साइड पे भी गलती कम हो जाती है। अच्छा, अगर आप परफॉर्मेंस मेजर के तौर पे ले रहे हैं आप कस्टमर सर्विस को, तो परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये हुआ कि आप परफॉर्मेंस लेवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन के अंदर हम 98% करेक्ट ऑर्डर करेंगे ना, उसमें 98% क्वांटिटी सही होगी, 95% क्वालिटी सही होगी, और 90% ओकेजन्स पे हम फुल प्राइस पे देंगे, ओनली 10% ओकेजन्स पे आप डिस्काउंट देंगे। तो ये आप अपने जो भी लेवल्स हैं वो आप सेट कर लेते हैं, तो एग्जीक्यूट ऑर्डर। लेकिन जब ये चला जाता है इन्फ्लुएंस ऑर्डर पे, तो आप और आपका बायर दोनों मिल करके परफॉर्मेंस लेवल को सेट कर रहे होते हैं। और एग्जीक्यूट द ऑर्डर है, लेकिन एज ए फिलॉसफी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिए। तो फिर आप सर्विस रिकवरी पे तवज्जो देते हैं, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सर्विस रिकवरी का ये मतलब हुआ कि जो आप तो एक प्रोडक्ट की प्राइस ले रहे हैं, वो तो प्राइस है, लेकिन जो आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं उसकी भी तो प्राइस है। उसके आपके लेबर इन्वॉल्व है, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, वेयर हाउस कॉस्ट इन्वॉल्व है, और डिलीवरी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है वो कोई आदमी अगर आपसे 10 टन लेता है तो भी आप वही प्राइस देते हैं, 100 टन लेता है तब भी वही प्राइस देते हैं, 10 टन लेता है तब भी आप उसको वही को पैसे दे उससे रिकवर करते हैं, और सर्विस के और जो 100 टन लेता है वही करते हैं। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ये ऐसा ही होता था कि सर्विस रिकवरी जो है वो उसमें वो आदमी ज्यादा पे कर रहा होता था जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा होता था, और जो कम क्वांटिटी में खरीद रहा होता था तो वो कम पे करता था। ये बात सही है आपके ख्याल में? जी हेलो, सब सो गए? उठ जाओ। नहीं सर, सब जाग रहे हैं और सर बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, तो ये समझ में आ रही है ये बात? तो इसमें सप्लाई चेन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि सप्लाई चेन ने फिर सर्विस रिकवरी के लिए एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग को ABC कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस कराया।
कि किसी भी कस्टमर के ऑर्डर को सर्व करने में जितनी एक्टिविटी होती है वो कस्टमर से चार्ज कीजिए। तो जिसके लिए ज़्यादा एक्टिविटी होती है उसके लिए ज़्यादा चार्ज कीजिए, जिसके लिए कम एक्टिविटी होती है उसके लिए कम चार्ज कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं, आपने जाकर के उससे कहा कि मुझे 50 रुपए की मिठाई दे दो, वो दे देता है आपको। कोई दूसरा कस्टमर आता है, वो कहते हैं मैं 10 किलो मिठाई दे दो, वो भी दे देता है। दोनों से ये सेम प्राइस चार्ज करते हैं पर केजी के हिसाब से। हालांकि सर्विस में दोनों को सर्विस सिमिलर प्रोवाइड की गई है। उसको भी मिठाई को बनाकर तौल करके दिया गया जिसने 50 रुपए खरीदी, उसको भी तौल करके दिया गया जिसने 10 किलो खरीदा। तो सर्विस तो दोनों को एक जितनी मिली है, लेकिन उस 50 रुपए में सर्विस का अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जिसे 10 किलो आपने लिया है उसमें आराम से रिकवर हो गया। तो बेसिकली जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, बिग कस्टमर्स हैं, उनकी कॉस्ट के ऊपर आप अपने लेस लॉयल और स्मॉल कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। यानी होना ये चाहिए, आइडियली होना ये चाहिए कि आप जो 10 किलो खरीद रहा है उससे कम पैसे लें, क्योंकि आपकी सर्विस तो वही है कि आपने उठाया, वेट किया, उसको दे दिया। जो 50 रुपए का खरीद रहा है उसके लिए भी आपने प्रोडक्ट उठाया, वेट किया, उसको पैक करके दे दिया। तो दोनों के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की सर्विस और सेम है, लेकिन आप एक में आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, एक में प्रॉफिट आपको कम है अगर आप सर्विस कॉस्ट को देख लें। तो मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर, अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आपके अंदर अगर इनबिल्ट है कि 10% आप कस्टमर सर्विस की कॉस्ट रिकवर करते हैं, इसका मतलब ये है कि 90,000 तो उसके प्रोडक्ट की प्राइस हो गई और 10,000 उसकी कस्टमर सर्विस की प्राइस हो गई। वही प्रोडक्ट कोई कस्टमर 100 रुपीज़ का खरीद रहा है, तो वो कस्टमर सर्विस के लिए सिर्फ 10 रुपए दे रहा है। वो छोटा कस्टमर भी है, कस्टमर सर्विस के लिए पैसे भी कम दे रहा है और ज़्यादा सर्विस एंजॉय कर रहा है। और जो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है कस्टमर सर्विस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, या ये बात नहीं समझ में आ रही है? नहीं सर, समझ में आ गई है। हाँ, तो ये सप्लाई चेन वालों ने आगे कहा भाई जो कस्टमर ज़्यादा सर्विस ले वो ज़्यादा पैसे दे, जो कम सर्विस ले वो कम पैसे दे। तो ये उसके बेसिस के ऊपर एक्टिविटी बेस्ड, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से हट करके ये एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग पे आए सप्लाई चेन वाले। तो अपनी जगह पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। अभी तक कोई सवाल? सर इसके अंदर जो आपने बताई है, जो कंडीशन बताई है, उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एक क्वांटिटी उनकी फिक्स होती है, इस क्वांटिटी तक जो परचेजिंग होगी यहाँ तक हमारे सब्जेक्ट टू चार्जेस जो है सेम है, अगर इससे एक्सीड करेगी तो फिर हम आपको जो है डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जी जी जी, वो इस वजह से कर सकते हैं कि उनकी सर्विसेज तो अब ज़्यादा क्वांटिटी पे आ गई, तो उनकी कॉस्ट कम हो गई सर्व करने की। वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की वजह से मुमकिन हुआ। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई आप उसको पर इतना परसेंट 10% चार्ज लगा दें। किसी ने 1 लाख का खरीदा है तो 10% सर्विस चार्ज हो गए तो 1,10,000। किसी ने 100 रुपए की चीज़ खरीदी तो उसका 110%, 110 रुपये हो गया। तो ये तरीका गलत है, उससे आप प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप लॉयल कस्टमर को और बिग कस्टमर को पेनलाइज कर रहे हैं और स्मॉल कस्टमर को रिवॉर्ड कर रहे हैं। जबकि आपने देखा कि बैंक के क्रेडिट कार्ड के सिस्टम में या होटल के लॉयल्टी में या एयरलाइन की लॉयल्टी में, एयरलाइन आपको एक्स्ट्रा माइल के माइलेज देती है, जिसकी बेस पे आप बाद में टिकट, यार किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर दीजिए। तो इन लोगों को देखते हुए कि भाई ये तो इस हिसाब से लोगों को एक्स्ट्रा माइलेज देते हैं कि जो ज़्यादा ट्रैवल करता है उसको ज़्यादा माइलेज मिलते हैं, जो कम ट्रैवल करता है उसको कम माइलेज मिलते हैं, विच मेक सेंस। तो इस फिलॉसफी को कस्टमर सर्विस की, जो कि इंटीग्रेटेड फिलॉसफी है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड फिलॉसफी है, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अभी हम उसकी कॉस्टिंग वगैरह देखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ आती है customer relationship, influencing the order, customer relationship management और executing the order management and other fulfillment। अभी हमने डिस्कस किया, अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सिलसिले में याद रखिए कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अब तो सॉफ्टवेयर के तहत हो रही है। जैसे सीबिल एक है, उसका सॉफ्टवेयर है, SAP में भी इसका एक मॉड्यूल होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। देखो, कस्टमर के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, उसकी हिस्ट्री बनती है
और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझ जाते हैं कि भाई ये कस्टमर अच्छा है, लॉयल है, अच्छी प्राइस देता है, अच्छी क्वांटिटी में ख़रीदता है और पिछले 10 साल से ख़रीद रहा है। दूसरा कस्टमर जो है वो कभी ख़रीदता है, कभी नहीं ख़रीदता है, कभी लो क्वांटिटी में ख़रीदता है, कभी जो है वो ख़रीदता ही नहीं है। तो इस तरह आपके डिफरेंट तरह के कस्टमर होते हैं। तो अब आपको देखना है कि किन कस्टमर्स को आपने किस तरह ट्रीट करना है, क्योंकि आप जो है ना सारे कस्टमर्स को अगर एक जैसे ट्रीट करेंगे, यानी अपेरेंटली तो आप करते ही हैं, लेकिन प्राइस वाइज भी वैसे ही ट्रीट करेंगे तो कोई कस्टमर आपको महंगा पड़ रहा होगा, कोई कस्टमर आपको सस्ता पड़ रहा होगा। तो उसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा आपको एक ग्राफ बना के बताया है। कहाँ गया आ गया यार, ये रहा आगे एंड में। तो वो मैं आपको बताऊंगा फिर वहां पे कि किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाएं और अपने प्रॉफिट पे ना बढ़ाएं। मतलब अपने प्रॉफिट के कॉस्ट पे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं तो ये तो कोई अकलमंदी की बात नहीं है। आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ाते जाएं जब कस्टमर बिजनेस बढ़ाता जाता है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो कम करते जाएं जब उसका बिजनेस कम है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल बेसिकली आप सेट करते हैं एज ए सप्लायर, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर सेट करना आसान होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। और जब आप मेंटेन नहीं करते हैं तो कस्टमर ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन का एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप लेवल मेंटेन करते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल हमें देना चाहिए। वो वी विल डिस्कस दिस। तो हाउ मच, कितना आप उसको कस्टमर सर्विस कैसे दे रहे हैं। कस्टमर सर्विस देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप देखेंगे डॉक्टर 100% कस्टमर सर्विस देना कोई अकलमंदी नहीं है, ये आप ग्राफ में भी अभी आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 100% आपने कस्टमर सर्विस देनी है तो फिर आगा खान को चाहिए कि तमाम स्पेशलिस्ट लोगों को 24 आवर्स अवेलेबल रखें और कभी भी कस्टमर को वेट नहीं करना पड़े। जैसे पेशेंट आया डॉक्टर उसको डील करे। इसका मतलब है कि उसको उनको बहुत सारे डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे और हर वक्त रखने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट ईजी। इसलिए आपने देखा है कि आगा खान जैसा भी अस्पताल जो बहुत पैसे चार्ज करता है, एक स्पेशलिस्ट 2000-2500 रुपये चार्ज कर रहा होता है, आपको वेट करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ जिस वक्त भी जाऊँ, और फिर आप उनके टाइम के मुताबिक जाना पड़ता है। यू आर गेटिंग कस्टमर सर्विस बट एट देयर मैनेज्ड टाइम। तो अपनी ऑफरिंग को उन्होंने टेलर मेड किया कि ये डॉक्टर फला टाइम पे बैठता है, ये डॉक्टर फला दिन बैठता है, उसके लिहाज से कस्टमर को एडजस्ट होना पड़ता है। तो उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरह बनाया है विच इज़ एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने सर्विस को 100% पे ले जाए। ठीक है, तो आप कितनी सर कैसे दे रहे हैं कस्टमर सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी ज़्यादा कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, यानी आपका लेवल क्या है, और कस्टमर सर्विस में आपकी क्या सर्विसेज शामिल है, और ये सर्विसेज आप कब देते हैं और कब नहीं देते हैं। जैसे आगा खान इस टाइमिंग पे ये वाला डॉक्टर बैठा होता है, इस टाइमिंग पे वो वाला डॉक्टर होता है, तो आगा खान ने डिसाइड किया हुआ है कि इन टाइमिंग्स पे ये लोग बैठे हुए होंगे। ठीक है, तो ये आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हम ये सर्विस देते हैं लेकिन इस सूरत में देते हैं, ये करते हैं मगर इस सूरत में करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सर्विस करते हैं मगर इस सूरत में करते हैं। तो वो चीज़ बेसिकली CRM है कि जो कस्टमर ज़्यादा बड़ा है उसको आप उसी तरीके से ट्रीट करें, जो उससे कम है तो उसी तरीके से ट्रीट करें, ताकि कॉस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली सेट हो सके। आप मिसाल के तौर पे अगर कोई कस्टमर आपको ट्रक लोड ऑर्डर करता है, तो ट्रक लोड ऑर्डर को हैंडल करना आसान है, FTL या TL कहते हैं, फुल ट्रक लोड। तो उस ट्रक लोड के ऊपर आपने ट्रक जो हायर किया है उस पर रखा, उसको भेज दिया। लेकिन कोई दूसरा कस्टमर है जो LTL आपको ऑर्डर करता है, लेस देन ट्रक लोड, ठीक है, तो वो भी आप मैनेज करते हैं। तो उसकी और उसकी शिपमेंट का चार्जेस में तो फर्क हो गया ना, तो आप शिपमेंट चार्जेस अकॉर्डिंगली कोट करें, टाइमिंग्स भी अकॉर्डिंगली कोट करें, क्योंकि जो फुल ट्रक लोड मांग रहा है वो तो पूरे ट्रक पे आपने दे दिया, वो चलेगा, आप बता सकते हैं कि भाई 5 डेज में आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन LTL में आप जो पहले बाकी के ऑर्डर कस्टमर्स के ऑर्डर से भरेंगे ट्रक को, और फिर वो रूट डिसाइड होगा जिसमें वो कस्टमर आता हो, दैट में टेक 10 डेज। तो आप बता दीजिए कि जनाब आपका LTL चूंकि है और लेस देन ट्रक लोड है, तो यू विल गेट इट इन 10 डेज, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो यू कैन गेट इट बाय एयर। तो आप कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन
ऑप्शंस दे रहे हैं कस्टमर को। ठीक है, आप कस्टमर का ऑप्शन है, उसको किस तरह एक्सेप्ट करें। एंड कस्टमर्स रियलाइज कि ठीक है भाई, मैंने LTL ऑर्डर किया है तो उसमें जाहिर है कि मुझे वेट करना पड़ेगा। या दूसरी सूरत ये है कि आप उससे कहेंगे जनाब आप फुल ट्रक लोड के पैसे दे दीजिए तो हम आज शिपमेंट कर देते। तो दीज आर लॉजिकल थिंग्स। तो इस तरह से आप कस्टमर लेवल के सर्विस के लेवल सेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। और जब आप एक लेवल सेट कर लेते हैं, कस्टमर उसी पे चल रहा होता है, तो उस लेवल पे रखें जब तक कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाता नहीं है। तो आप कैसे ऑर्डर मैनेजमेंट करेंगे के जरिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे? सेगमेंट द कस्टमर बेस बाय प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आपको उस कस्टमर बेस को सर्व करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट टू सर्व क्या है आपकी। अब जैसे आप मिल्क है, मिल्क जो शॉप्स में प्रोसेस्ड मिल्क है वो आता है तो UTHTC ट्रीटेड, तो वो पूरा एक सिस्टम है कि जिसमें वो मिल्क को पैक करते हैं, पैक करके छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। 250 ग्राम भी है, 500 ग्राम भी है, 1 लीटर भी है। और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रक के जरिए या सुजुकी के जरिए कस्टमर के पास लाता है। इस सर्विस की एक कॉस्ट है। उसके मुकाबले में कोई होटल है जो कहता है कि मुझे रोजाना 10,000 लीटर मिल्क चाहिए और मुझे 10 लीटर की पैकिंग में चाहिए, उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। तो आप उसको बीइंग की कस्टमर, प्रॉफिटेबल कस्टमर, आप पैकेजिंग में जो सेविंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में जो सेविंग हो रही है, दरमियान में से डिस्ट्रीब्यूटर को निकालने से जो सेविंग हो रही है, और आप उसे डायरेक्ट सर्व कर रहे हैं बिकॉज वो आपका की कस्टमर है, तो यू कैन कोट हिम लोअर कॉस्ट। तो अगर आपने इधर भी इसको 100 रुपीज़ लीटर का रखा और उधर भी 100 रुपीज़ लीटर का रखा, तो बेसिकली जो आपका प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसको आप पेनलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 रुपीज़ लीटर के बजाय आप उसको 80 या जो भी आपकी कॉस्ट पड़ रही है उसके हिसाब से 80 रुपीज़ पर लीटर दे रहे हैं, तो आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको सेगमेंट करना चाहिए कस्टमर को बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी करती हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी करती हैं कि कुछ को वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स डील करते हैं, कुछ को खुद डायरेक्टली डील करते हैं और कुछ को रिटेलर्स डील करते हैं। क्योंकि रिटेलर के पास जो है बिल्कुल एक एक दो दो प्रोडक्ट लेने के लिए लोग जाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसको हैंडल करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वो रिटेलर को दे दिया। उससे बड़े वॉल्यूम के जो बिजनेसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर डील कर रहा होता है, तो उसको थोड़ा सा महंगा मिल रहा होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन ऐड हो गया। रिटेलर से जो खरीदता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदता है, तो रिटेलर का भी मार्जिन उसके लिए ऐड हो गया, तो वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। और जो की कस्टमर्स होते हैं जो बल्क में ख़रीद रहे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर डील नहीं कर रहा है, रिटेलर डील नहीं कर रहा है, बल्कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट डील कर रहा है। तो बल्क बायर्स को बेनिफिट मिल जाता है, उनको की कस्टमर्स कहते हैं। तो की कस्टमर्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे आया, क्योंकि ये जब एनालाइज किया गया तो देखा गया कि 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर्स। वो जो पैरेटोस प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कभी ना कभी। तो भाई जब आपका 80% 20% ऑफ द कस्टमर्स के पास से आ रहा है, बल्कि आप यूं कर लीजिए इसको कि 75% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द 10% ऑफ द कस्टमर्स। तो मैन्युफैक्चरर के लिए या ये ज्यादा बेहतर है कि 75% बिजनेस को खुद मैनेज करें, और करते हैं, और बाकी जो 25% बिजनेस बच गया उसमें से 20% बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करता है और 5% बिजनेस को रिटेलर मैनेज करता है। ये परसेंटेज वेरी कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि जो ज़्यादा खरीद रहे हैं और तो उनको आप ज़्यादा अच्छी प्राइस दें, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दें। जो मीडियम लेवल में खरीदते हैं उसको उस हिसाब से ट्रीट करें, और जो बिल्कुल लो एक एक दो दो के हिसाब से खरीदते हैं तो उस हिसाब से ट्रीट कीजिए। और फिर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसके लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि आपको जो आपका टॉप कस्टमर है, प्रॉफिटेबल कस्टमर है, उसके लिए एक डेडिकेटेड आदमी आपने रखा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि वो ये बेस्ट प्रोसेस उसके लिए है कि उसको डेडिकेटेड आदमी देखे, क्योंकि वो आपको बल्क में बिजनेस दे रहा है। और जो छोटे कस्टमर्स हैं उनको रिटेलर देख रहे हैं, जो मीडियम साइज कस्टमर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं। तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल के आप सप्लाई चेन देखेंगे तो इसी तरह मैनेज हुए हैं, इसी फिलॉसफी पे मैनेज हुए हैं।
और फिर आप अपने कुछ परफॉर्मेंस हर सेगमेंट की देखते जाएं और देखें कस्टमर उस सर्विस लेवल से मुतमईन है या नहीं, और आप उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपसे किसी ने $1 मिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदे, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स खरीदे, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो आपका इंजीनियर अमेरिका से या जापान से फ्लाई करके आएगा और उसको ठीक करेगा, बिकॉज वो $1 मिलियन कस्टमर है। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे $10 की कोई चीज खरीदी है, उसके प्रोडक्ट में खराबी आ गई है, तो उसको ये सर्विस नहीं दी जा सकती है, एंड दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। तो ये कॉन्सेप्ट अब दूसरे भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स में आ रहा है कि अपने की कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनसे उनका ब्रेड चल रहा है। बटर चाहिए तो फिर वो, बल्कि बटर चल रहा है, और ब्रेड जो है वो आपके छोटे कस्टमर से चल रहा है। तो इसलिए कस्टमर्स को अब ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट लेवल पे ट्रीट करने लगी हैं, और डिफरेंट लेवल पे कैसे ट्रीट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे कॉमनली यूज्ड है कि क्या करते हैं भाई, कोई कस्टमर सेगमेंट ए है, कस्टमर सेगमेंट बी है, कस्टमर सेगमेंट सी है। इसको आपको मिसाल देने के लिए समझाया गया है कि आपके 3 कस्टमर सेगमेंट्स हैं, जो ए, बी और सी। ए बड़े कस्टमर है, बी दरमियाने कस्टमर है, और सी बहुत छोटे कस्टमर है। तो जैसे कस्टमर सेगमेंट ए जो है वो बड़े बड़े बायर्स हैं, और जो आपसे बल्क में चीज़ें खरीदते हैं। और जैसे हमारे यहाँ है गुल अहमद फॉर एग्जांपल, वॉलमार्ट के लिए तो नहीं, चले वॉलमार्ट के लिए बनाता है, मिसाल के लिए फर्ज कर लेते हैं। तो गुल अहमद की 80% 85% प्रोडक्शन तो वॉलमार्ट ही खरीद लेता है। तो गुल अहमद के लिए सबसे बड़ा कस्टमर तो वॉलमार्ट है, क्योंकि वो अगर गया तो उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो वो उसके लिए सेगमेंट ए का कस्टमर हो गया। फिर उनके जो 10% जो है प्रोडक्ट्स, वो इनके आइडियाज से निकलता है। आइडियाज इनका रिटेल आउटलेट है, तो ये उनका सेकंड प्रायोरिटी कस्टमर है। फिर 5% 6% जो है वो आम दुकानदार भी फॉर एग्जांपल अगर उनसे खरीदते हैं, तो वो उनके सेगमेंट सी कस्टमर है। तो जो सेगमेंट ए कस्टमर है, यानी कि जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट के लिए वो प्रोडक्ट क्वालिटी में गड़बड़ नहीं कर सकते, इसलिए लेस देन 1% डिफेक्ट, ठीक, लेस देन 1%। जो कस्टमर सेगमेंट बी पाकिस्तानी सेगमेंट है, तो वो उसको उन्होंने कहा चलो वो हमारे गुल अहमद के जो आइडियाज़ हैं उसमें 5% तक का डिफरेंट प्रोडक्ट क्वालिटी में फ़र्क हो, 5-6-7% तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कस्टमर सेगमेंट सी के लिए उन्होंने कहा प्रोडक्ट जो बिल्कुल सबसे कम क्वालिटी वाला है वो भी इनको दे दें तो चलेगा। तो इस तरीके से ये 3 सेगमेंट को मैनेज कर रहे हैं। अब जो कस्टमर सेगमेंट ए है, उसका ऑर्डर फिल रेट इनका है 98%। 98% का ये मतलब होता है कि 98% ऑर्डर्स उनके टाइमली ये फिल करते हैं, क्योंकि वॉलमार्ट को नाराज करना ही अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 98% उन्होंने परफॉर्मेंस लेवल सेट किया हुआ है, और अगर 98% ये सक्सेसफुल रहते हैं तो वॉलमार्ट इज ओके विद दिस। और मगर जो कस्टमर सेगमेंट बी है, ये यानी इनका अपना रिटेल है आइडियाज, उसमें वो कहते हैं हम 92% करते हैं। तो 92% करने से 8% फिल नहीं होता है, इसलिए आप जाएंगे आइडियाज के बाद आउटलेट्स पे, आपको बाज प्रोडक्ट्स उनके नहीं मिल रहे होंगे। अगर आप गुलशन के आउटलेट में आएंगे, कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्लिफ्टन के आउटलेट में कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका ऑर्डर फिल 92% है फॉर एग्जाम्पल। ओके, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑफ गुल अहमद, मगर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से जो उनके रिटेल वाले दूसरे हैं जो इनसे खरीद कर ले जाते हैं कपड़े, या लोकल कस्टमर्स हैं जो खरीद कर ले जाते हैं और फिर उसको स्टिच करके बेचते हैं, तो उनको ये उनके इतने प्रायोरिटी कस्टमर नहीं है, क्योंकि 4-5% बिजनेस इनके से आता है। इसलिए प्रोडक्ट क्वालिटी भी थोड़ी डाउन हो जाए और ऑर्डर फिल रेट भी कम हो जाए तो स्टिल वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और इनके लिए भी ओके है। इसीलिए इसी तरीके से फिर उन्होंने लीड टाइम सेट किया हुआ है कि वॉलमार्ट को वो 3 डेज में प्रोवाइड करते हैं। 3 डेज नहीं होगा, इनके 30 डेज होगा, तो वो इतने में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे जो बी सेगमेंट है, जब ये ऑर्डर करता है इनका आइडियाज, तो ये 7 डेज में प्रोवाइड करते हैं, और जो लोकल कस्टमर्स हैं उनको 14 डेज में प्रोवाइड करते हैं। तो ये इन्होंने सेट किया हुआ है, और ये मैं बता दूं आपको कि ये पुराना तरीका है, ठीक है। ऑप्शन 1 ये जो कॉमनली यूज्ड है। डिलीवरी टाइम उसको कहते हैं कि लीड टाइम का मतलब ये होता है कि 3 दिन पहले आप ऑर्डर देंगे तो 3 दिन में पहुंच जाएगा, 3 दिन का लीड टाइम लेते हैं। और डिलीवरी टाइम जो है वो उन्होंने 1 डे 1 आवर ऑफ रिक्वेस्ट रखा है, इसका 1 डे 1 वीक। पेमेंट टर्म्स 410 रखा हुआ है, नेट 30, 310, 210 रखा हुआ है। यू नो व्हाट इज 410? ये तो पता होगा आप लोगों को।
हेलो। नो सर, बता दें सर। नो सर। अच्छा, 410 का मतलब ये होता है, ये आपको अमेरिका से अगर कोई कोट कर रहा होगा ना, तो ये इस तरह लिखा हुआ बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में भी अब काफी यूज करने लगे। इनका मतलब ये है कि अगर आप 10 डेज में पेमेंट कर देते हैं तो 4% डिस्काउंट आप इंजॉय कर सकते हैं। यानी आप हमें 100 रुपये नहीं पे करें, 96 पे कर दें। लेकिन अगर 30 दिन तक आपने पे नहीं किया तो फिर आप पूरे पैसे पे करें। 30 दिन के बाद आप तो हमारे बैड कस्टमर की लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरों को उन्होंने 310 दिया है, और जो सबसे छोटे वाले कस्टमर है उनको 210 दिया हुआ है कि 2% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जाहिर है जो उनके क्रीम कस्टमर है उसको उन्होंने ज्यादा डिस्काउंट दिया हुआ है। तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट देखें आप, कस्टमर सेगमेंट ए के लिए डेडिकेटेड रेप है, जिसको हम आजकल कहते हैं की अकाउंट्स मैनेजर। मतलब वॉलमार्ट में के लिए एक इन्होंने अपना एक मैनेजर रखा हुआ होगा जो सिर्फ वॉलमार्ट को ही देखता होगा, और फिर उसके अंडर में डिफरेंट लोग होंगे जो कि वॉलमार्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते होंगे। क्योंकि वॉलमार्ट के लिए डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि उनका एक आदमी गुल अहमद का उनके सारे ऑर्डर्स को सही तरीके से मेंटेन करे, प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट कराए, टाइम पे उसको डिलीवर कराए। खासतौर पर पाकिस्तान में जो है बिजली के इश्यूज हैं और दूसरे इश्यूज हैं, तो वो डेडिकेटेड रेप इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता। लेकिन जो सेगमेंट बी है, जो कि आपका समझ लीजिए कि 10% या 15% प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो वो उनको जो बहुत सारे सेल्स के एजेंट आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनमें से जो भी एजेंट अवेलेबल होगा वो आपको सर्व कर देगा। प्राइस पूछनी है, क्वांटिटी पूछनी है, डिलीवरी डेट पूछनी है, क्वालिटी पूछनी है, वो सब वो आपको, जो आदमी अवेलेबल होगा वो आपको आंसर कर देगा। और जो कस्टमर सेगमेंट सी है, उसको इसमें आपका ये जस्टिफाई नहीं होता कि आप एक डेडिकेटेड रेप रखें, ये जस्टिफाई नहीं होता। तो इसलिए वो उसको कहाँ से सर्व करते हैं, वेबसाइट से सर्व करते हैं कि वेबसाइट पे आप ऑर्डर करें एंड वी विल सर्व यू। समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह ये दूसरा एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन। ये इस तरह से हम करते हैं, इसमें डेडिकेटेड रेप है, उसके अंदर शेयर्ड रेप है, सेम थिंग। तो लेकिन ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में होता क्या है कि आप जो है वो आपने कॉस्ट वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या नाम है कि भाई ठीक है ये कम प्रायोरिटी का कस्टमर है तो उसको कम सर्विस दे रहे हैं, ये ज़्यादा प्रायोरिटी का सर्विस है तो ज़्यादा कस्टमर दे रहे हैं, लेकिन कॉस्ट एलोकेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे इस ग्राफ में आप देखिए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का बताया कैसे किया जाता है, और राइट साइड में बताया है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे होती है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में देखते हैं कि भाई जितने भी रिसोर्सेज लगे वो डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर वेयर हाउस में जितनी भी हैंडलिंग हो रही है और उसमें मैन पावर लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, वेयर हाउस का स्पेस लग रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स लग रही है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स लग रही है, और भी जितने भी कॉस्ट पड़ रही है उन सबको आपने टोटल कर लिया कि भाई एक महीने में या एक साल में हमें पूरे पिछले साल में 10 करोड़ रुपए हमें वेयर हाउस के ऑपरेशन में लगे। ठीक है, अब 10 करोड़ के रिसोर्सेज लगे सारे, तो वो बन गया डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर कि इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए आपके डिपार्टमेंट में 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब उसको किसी बेसिस के ऊपर, वो बेसिस डिफाइन किया जाता है, आप एलोकेट कर देते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर को ऑर्डर को फिल करने में 1 घंटा लगा। अब आपको पता है कि 10 करोड़ पूरे साल में लगता है, तो एक महीने में तकरीबन 80 लाख लगते हैं। एक महीने में 80 लाख लगते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन अगर पूरे महीने में काम होता है तो हर रोज 4 लाख का काम होता है, और 8 घंटे काम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 एक घंटे में लगते हैं। तो आपने उसको कॉस्ट एलोकेट कर दी 50,000, ये एलोकेशन बेसिस है आपका। ठीक है, दूसरा आप एलोकेशन ये कर सकते हैं कि आप रेवेन्यू पे कर लें कि भाई जिसने 10 लाख का माल लिया है उसके ऊपर किसी ने 5 लाख का माल लिया है, टोटल 1 बिलियन का बिजनेस हुआ, तो 10 करोड़ उनके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब उसका नुकसान क्या है कि जिसने ज्यादा माल खरीदा है उसके ऊपर आपने ज्यादा एलोकेट कर दिया, जिसने कम माल खरीदा उसके ऊपर आपने कम एलोकेट कर दिया।
ये तो फायदा हो गया, जो कम माल खरीद रहा है उसको कॉस्ट में से कम के देना पड़ रहा है, और जो ज्यादा माल खरीद रहा है उसको कॉस्ट में ज्यादा देना पड़ रहा है। हालांकि सर्विस टाइम दोनों का एक ही है या थोड़ा बहुत फर्क है। तो बात सर्विसेज टाइम बाउंड होती हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे जो लेबर सर्विस है वो आवर्स के हिसाब से कर रहे हैं, सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी आवर्स के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये आप कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि आपने एक बेसिस मुकर्रर कर लिया है। बेसिस क्या मुकर्रर कर लिया है कि क्वांटिटी, मिसाल के तौर पे पूरे वेयर हाउस से 10 टन डेली जाता है, तो 10 टन के जितना बिजनेस का आया उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तमाम लोगों पे। जिसका ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है उसको ज़्यादा सर्विस दी हमने, तो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। जिसका कम ऑर्डर है उससे कम, और जिसका बहुत ही कम ऑर्डर है तो उसमें चूँकि वेयर हाउस के रिसोर्सेज बहुत कम लगे तो उसको आप वो कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि आप एक रफली कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपका जो लॉयल कस्टमर है और आपका प्रीमियम कस्टमर है वो पेनलाइज हो रहा है, यानी उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, और जो आपका स्मॉल कस्टमर है वो उसको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो एयरलाइन में क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कराची से दुबई जा रहा है उसको आप 1000 माइल्स का रिवॉर्ड कर दें, और जो कराची से ह्यूस्टन जा रहा है उसको आप कहें कि आपके 100 माइल एलोकेट कर रहे हैं? ये तो गलत हो जाएगा ना। यही एलोकेशन का सारा सिस्टम इसके अंदर चल रहा था सप्लाई चेन में, वेयर हाउस वगैरह मैनेजमेंट में, जो जहाँ पे आप कस्टमर सर्विस को टच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही नहीं है, ये तो ज्यादती हो रही है, कॉस्ट सही एलोकेट नहीं हो रहा, तो इसको फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में लेकर गए। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और इसमें फ़र्क क्या है आप देखिए। रिसोर्सेज उधर भी लग रहे हैं, रिसोर्सेज इसमें भी लग रहे हैं, ज़ाहिर रिसोर्सेज तो लगेंगे ही ना। आप उसको एलोकेट कैसे कर रहे हैं? रिसोर्सेज के थ्रू आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे वेयर हाउस से आप आइटम पिक कर रहे हैं, आइटम पिक करके उसको पैलेट पे रख रहे हैं, पैलेट पे रख करके उसको आप ट्रक पे रख रहे हैं, और ट्रक उसके लिए मैनेज कर रहे हैं, फिर जा रहा है। अब अगर किसी ने आपको फर्ज कीजिए कि रेनबो पैलेट ऑर्डर किया है, वो जो वीडियो आपने देखी थी वो आपको कुछ याद आ रहा है वीडियो? उसमें आपने देखा होगा जब वो स्टैकिंग कर रहा था तो डिफरेंट टीयर्स की स्टैकिंग कर रहा था, यानी कि कोई ब्लू कलर का था, कोई ब्राउन कलर का था, कोई ग्रे कलर का था। और वो अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करे जिसमें डिफरेंट लेयर्स की स्टैकिंग हो, और कोई कस्टमर, इसको कहते हैं रेनबो पैलेट। जैसे मैं सारा उधर कोक को मैं ऑर्डर करूं, अब मैं कहूँगा भाई मुझे एक पैलेट में 5 लेयर है, तुम्हारे एक पैलेट में 5 लेयर है, एक पे मुझे एक्वाफिना है उनके पानी जो भी है एक्वाफिना दे दो, दूसरे पे कोक दे दो, तीसरे में कोक डाइट दे दो, चौथे में फांटा दे दो, और इस तरह से मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। और एक दूसरे सप्लायर ने उसको ऑर्डर किया कि जनाब आप मुझे एक पूरा पैलेट फांटा का भेज दें। तो फांटा का तो वो प्रोडक्ट ऐसे उठाएगा पूरा पैलेट और ट्रक में रख देगा, लेकिन जो रेनबो है उसके लिए आपने देखा है गाड़ी कितनी दफ़ा मूव करती है? 5 दफ़ा। ठीक है, वो उसको मूव करती है, वो उन सबको उठा के एक जगह रखता है। इसके अंदर गलती के भी चांसेस ज़्यादा हैं, और जिन लोगों ने वेयर हाउस में काम किया है उनको पता है कि रेनबो पैलेट इज़ ए पेन, क्योंकि उसमें गलतियां हो जाती हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन होता क्या है कि आप दोनों कस्टमर से सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो रेनबो पैलेट ऑर्डर करे, चाहे वो एक सिंपल पैलेट ऑर्डर करे। तो यू थिंक दिस इज फेयर? नो, क्योंकि एक को सर्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप अपने कस्टमर से कह सकते हैं कि भाई या तो आप यूनिफॉर्म पैलेट लें, अगर यूनिफॉर्म पैलेट नहीं लेंगे मिक्स पैलेट लेंगे जिसमें डिफरेंट टीयर्स होंगे, या इवन लोग केसेस में भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई 6 केस मुझे पेप्सी के दे दो, बॉटल में दे दो, 6 केस कैन में दे दो। तो उसको तो पैक करना तो और मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा चार्ज करें। तो आप अपनी प्राइसिंग ऐसे बना सकते हैं कि जनाब अगर आप को इस तरह चाहिए कि रेनबो पैलेट चाहिए तो आपकी प्राइसिंग इस तरह होगी, आपको एक ही पैलेट में एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इतने प्राइस पे करना पड़ेगा, विच इज़ जस्टिफाइड। और ये आप कस्टमर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कस्टमर देख रहा होगा कि मैं पेनलाइज हो रहा हूँ रेनबो पैलेट ऑर्डर करने में, तो वो खुद आएगा यूनिफॉर्म पैलेट की तरफ, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी,
और आपके कॉस्ट ड्राइवर्स भी इम्प्रूव कर देंगे, कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर इसलिए आप देखिए नीचे लिखा हुआ है अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वही आप कस्टमर को एलोकेट कर देते हैं। फिर अगले मरहले में जब कस्टमर कहता है कि भाई ये मुझे पूरा एक ट्रक लोड भेज दो, और दूसरा कहता है कि मुझे सिर्फ एक पैलेट भेज दो, तो जो जिसको एक पैलेट भेजना है उसके बहुत सारे कस्टमर्स के ऑर्डर जब आप जमा करेंगे, फुल ट्रक लोड होगा तब आप भेजेंगे, तो जाहिर है उसको मैनेज करने में आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, ज़्यादा और एरर के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में आपको उनसे ज़्यादा चार्ज करना चाहिए जो लेस देन ट्रक लोड ऑर्डर कर रहे हैं। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से जब आप कॉस्ट करेंगे तो एप्रोप्रिएट लेवल पे कॉस्ट ड्राइवर्स एलोकेट होंगे कस्टमर की सर्विस में, विच इज़ फेयर ट्रीटमेंट। तो इसलिए वेयर हाउसिंग ऑपरेशन में, कस्टमर सर्विस ऑपरेशन में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जाती है, कि किसी कस्टमर को सर्व करने के लिए जितनी एक्टिविटी करनी पड़ रही है उसके हिसाब से आप सर्विस चार्जेस लें उससे। ओके, अब आपको पता है कि हर रोज मुझे शेराटन होटल में हर हफ्ते मुझे एक ट्रक लोड भेजना होता है एक ही प्रोडक्ट का, दैट इज ईजियर। लेकिन आपको अगर बाकी कस्टमर्स को लेस देन ट्रक लोड, फिर उसमें भी रेनबो पैलेट, डिफरेंट डेस्टिनेशन, तो आप दोनों को सेम तो नहीं चार्ज करेंगे पर केजी के बेसिस पे। यू विल चार्ज अकॉर्डिंग टू सर्विसेज गिवन टू देम। ये यहाँ पे उन्होंने इसको बना के भी दिखा दिया है कि देखिए ये जो है आपने पैलेट, वो जो पूरा होता था ना जो आपने देखा फिगर के अंदर, वो पैलेट कहलाता है, और डिफरेंट कलर्स थे वो टीयर कहलाते हैं। उसके अंदर जो है वो केसेस रखे होते हैं एक ही प्रोडक्ट के, वो केस कहलाता है, और उसके अंदर जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होगा वो पिक कहलाता है। ये वेयर हाउस की टर्म्स है, यानी पैलेट पूरा एक हो गया, फिर उसके बाद लेयर्स हैं जो टीयर कहलाते हैं, वो जो ब्लू कलर के और ब्राउन कलर के थे। फिर उसमें से किसी एक चीज का होमोजीनियस केस होता है, और केस में से एक प्रोडक्ट भी कोई मांग सकता है कि भाई मुझे एक डाइट कोक भेज दो। तो यहाँ पे आप कॉस्ट से देख लीजिए। रिटर्न्स को उन्होंने डील नहीं किया क्योंकि रिटर्न्स एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो रिटर्न का आगे ग्राफ नहीं बनाया। आगे उन्होंने उसका भी बना सकते हैं, लेकिन वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना मकसद नहीं है, मकसद आपको सिखाना है। तो आप देखिए कि पैलेट स्टोरेज जो है 0.09 पर केस लगता है, 4.5 पर पैलेट लगता है। उन्होंने कहा कि अगर आप पैलेट पिक करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, टीयर पिक करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, केस पिक करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, ईच पिक है तो ये कॉस्ट आएगी, यानी एक एक प्रोडक्ट डाइट को, और फिर उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग देख सकते हैं। पैलेट शिप कर रहे हैं तो $0.43 पर केस पड़ रहा है, और टीयर पिक कर रहे हैं तो 0.82 जाहिर है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि किन किन केसेस में आपको क्या प्राइस आएगी, उन्होंने सबको एलोकेट करके जस्टिफाई कर दिया। अब आप इसी प्राइस को आप अपने कस्टमर को कोट कर सकते हैं, जनाब आप पैलेट पिक करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, आप अगर टीयर पिक करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, और उसकी ये कॉस्ट आएगी, फिर उसे आप शिप करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी। आप ऐड करके बता दीजिए कि आपको टोटल कॉस्ट ही आएगी। यू आर गेटिंग दिस? यस सर। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से क्या है, कंपोनेंट कॉस्टिंग करके आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कॉस्ट करो, और कस्टमर को अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बिल करो जो आपके कस्टमर सर्विस चार्जेस है। ये मैंने उसी वीडियो का लिंक भेजा है, तो वीडियो का आपने बाद में भी देखना हो तो देख सकते हैं। वो बेसिकली रेनबो पैलेट्स की एक एग्जाम्पल है। तो ये बात वही लिखी हुई है कि एक्चुअली यू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट टू सर्व, कि किसी कस्टमर को सर्व करने में कितनी कॉस्ट लग रही है उसके हिसाब से आप उसको बिल करें। ये देखिए, ये फिर उसके बेसिस पे उन्होंने आपको एक स्ट्रेटेजिक चीज बताई है, और ये एनालिसिस कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर सेगमेंट्स को आप जो सर्व कर रहे होते हैं उसमें क्या हो रहा है। देखिए, एक कस्टमर को के एंड से देखें तो वो कितनी सेल दे रहा है, वो नेट सेल्स वैल्यू ऑफ कस्टमर है। वो लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। ठीक है, कस्टमर लो वैल्यू की सेल मांग रहा है और कोई कस्टमर हाई वैल्यू की सेल मांग रहा है। और दूसरा उसका हो सकता है कॉस्ट टू सर्व। तो कॉस्ट टू सर्व लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है।
जैसे मैं बेयरिंग बिजनेस में था जब एसकेएफ में था, तो हम इंपोर्ट करते थे मुख्तलिफ कंट्री से। 110 डेस्टिनेशन से हैं हमारे एसकेएफ के, जहाँ से हम बेयरिंग बनाते। तो बेयरिंग बाज़ लोग बिल्कुल छोटी बेयरिंग भी मांगते थे जो 100 रुपये 125 रुपये की होती थी। अब बाज़ लोगों को लार्ज साइज, जैसे सीमेंट का सेगमेंट को लार्ज साइज बियरिंग्स चाहिए, रेलवे सेगमेंट को लार्ज साइज बियरिंग चाहिए, जिसकी कॉस्ट जो होती है वो साल में हमसे $10 मिलियन के बियरिंग्स खरीदते थे। सीमेंट सेगमेंट जो एक एक बियरिंग भी खरीदता था वो 1.5 लाख यूरो के होते थे। तो इंपोर्ट करने का प्रोसेस तो सेम ही है, चाहे मैं एक बियरिंग इंपोर्ट करूं या बहुत सारे बियरिंग या बड़ा साइज का एक बियरिंग इंपोर्ट करूं। तो ऑफकोर्स जो छोटे छोटे बियरिंग्स को हम बेचते थे तो उसके लिए हमारी कॉस्ट टू सर्व बहुत हाई थी, और जो बड़े बियरिंग्स बेचते थे उसमें कॉस्ट टू सर्व हमारी लो थी। तो ये एक बहुत कॉमन सी बात है कि देखिए, आप किसी कस्टमर को जब डील करते हैं तो बाज़ कस्टमर्स को डील करने में आपकी कॉस्ट टू सर्व हाई होती है, बाज़ कस्टमर्स को सर्व करने में आपको कॉस्ट टू सर्व लो होती है। जिसमें कॉस्ट टू सर्व लो होती है उनको आमतौर पे मैन्युफैक्चरर खुद डील कर रहा होता है, और कॉस्ट टू सर्व जहाँ पे हाई होती है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर से डील कराता है। और नेट सेल, और इस पे भी डिपेंडेंट है कि नेट सेल्स की वैल्यू क्या है। नेट सेल्स की वैल्यू लो हो सकती है, हाई भी हो सकती है, कि ज़्यादा वैल्यू में खरीद रहे। जैसे हमसे रेलवे $10 मिलियन के बियरिंग्स खरीदता था। तो अगर आपके कॉस्ट टू सर्व लो है, विच इज़ गुड, कॉस्ट टू सर्व लो होना तो अच्छी बात है, लेकिन नेट सेल भी लो है, तो ऐसे कस्टमर्स के ऊपर बिल्ड करें आप, कि और मजीद उन कस्टमर्स को इनकरेज करें, अट्रैक्शन दें, प्राइस में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कि वो आपसे ज़्यादा परचेज करें। क्योंकि जब ये, जी कोई सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मेरे पास सिर्फ स्क्रीन है, मैं और कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो बिल्ड से, तो ऐसे कस्टमर्स को आप बिल्ड करेंगे तो वो प्रोटेक्ट जो जोन में आ जाएगा। अच्छा, प्रोटेक्ट जोन वाला जो कस्टमर है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है। क्यों मोस्ट प्रॉफिटेबल है, कोई बता सकता है? सर क्वेश्चन रिपीट करें। प्रोटेक्ट जोन में देना है ना जी ज्यादा सेल्स जी, और उससे कॉस्ट टू सर्व लो है। नमाज दोनों तरफ से एडवांटेज है। वो ज्यादा सेल्स भी कर रहा है, ज्यादा चीजें भी खरीद रहा है, और उसको सर्व करना भी कम पड़ता है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे हमसे ये लकी सीमेंट बियरिंग खरीदता था, तो उसको कॉस्ट टू सर्व हमारे लिए लो थी। क्यों लो थी? कि जब उसे बियरिंग खरीदना होता था खुद ही एलसी खोलता था, खुद ही इंपोर्ट करता था, खुद ही ड्यूटी पे करता था। हमें सिर्फ उनको सपोर्ट करना होता था टेक्निकल इंफॉर्मेशन में और प्रोडक्ट में। तो हमारी तो कॉस्ट टू सर्व लो थी, इसलिए वो हमारा प्रीमियम कस्टमर था, की अकाउंट था, तो हम उसको की अकाउंट के लिहाज से ट्रीट करते थे। तो नेट सेल्स वैल्यू ऑफ कस्टमर जब हाई हो और कॉस्ट टू सर्व लो हो, तो ये तो सबसे आइडियल सिचुएशन है। तो इसलिए ऐसे कस्टमर्स को आप प्रोटेक्ट करें। जैसे वो एयरलाइन वाले आपको एक्स्ट्रा एयर माइल दे के उनको प्रोटेक्ट करते हैं, होटल वाले एक्स्ट्रा रूम दे करके प्रोटेक्ट करते हैं, या रूम अपग्रेड कर देते हैं, आपको स्वीट दे देते हैं, ताकि लॉयल्टी से यू फील गुड। जब आप जाते हैं आपके लिए चॉकलेट रख देते हैं या आपको के लिए फूल रख देते हैं। तो ये कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करने तरीके हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कस्टमर है, बहुत ज़्यादा उनके कमरे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रैवलर्स हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको सर्व करना की कॉस्ट हाई होती है। नमाज का टाइम हो रहा है। चलो फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और क्विज अगर असलम साहब इजाज़त दे देंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगा, नहीं तो फिर अभी लूँगा। ये सर के ऊपर डिपेंड करता है। सर नेक्स्ट टाइम ले लो। सर कल उन्होंने अपने क्विज की अनाउंसमेंट कर दी है ग्रुप पे। भाई वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज आदमी है, मैं इतना ऑर्गेनाइज आदमी नहीं हूँ, क्या करूँ, हर तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। बहरहाल चलो फिर मैं बुध को क्लास लूँगा तुम लोगों की इंशाल्लाह एक और, तो उसमें क्विज ले लूँगा। सर वेडनेसडे को टाइमिंग्स क्या होंगे आपके? 6 से 9। ठीक है, ये अनाउंस कर रहा हूँ, वेडनेसडे को क्विज लूँगा। असलम साहब इजाज़त दे देंगे जब, तो 6 से 9 क्लास लूँगा, क्योंकि मेरी एक क्लास कम है अभी, और अगला वीकेंड आप ईद आ रहा है तो उसमें भी क्लास कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। वेडनेसडे इज ए डन डील, एक्स्ट्रा क्लास 6 to 9। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।
तो आपको 20 मिनट बाद मिलते हैं इंशाल्लाह।
क्लास स्टार्ट हो गई क्या? नहीं हुई क्लास स्टार्ट अभी।